हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम फिजिक्स के क्वेश्चन कुछ और प्रैक्टिस करने वाले हैं। कल आपका एग्ज़ाम है। मेरी तरफ से आप सभी लोगों को, जो भी इस वीडियो को देख रहा है, बेस्ट ऑफ लक। पेपर अच्छे से दे के आइएगा। और एक चीज़, जब पेपर दे के आइएगा उसके बाद क्वेश्चन या तो कमेंट कर दीजिएगा इसी वीडियो में, या फिर टेलीग्राम पर मुझे क्वेश्चन मैसेज कर दीजिएगा, ताकि मुझे भी पता चले कि कैसे क्वेश्चन आए थे और मैं उसका आंसर भी आपको बता सकूं कि उसका आंसर क्या होगा। चलिए हम अपना वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है, इफ़ बोथ द मास वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी इंक्रीज। कह रहा है कि अगर हम मास और वेलोसिटी दोनों को इंक्रीज कर दें, कितने से? ट्वाइस, मतलब डबल कर दें। काइनेटिक एनर्जी विल बी, मतलब हमसे पूछ रहा है कि मास को दुगना कर दें और वेलोसिटी को दुगना कर दें तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगा। ऐसे क्वेश्चन मैंने आपको करा रखे हैं। फार्मूला होता है हाफ mv² काइनेटिक एनर्जी का। हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे, ये हो जाएगा हाफ 2m मल्टीप्लाई होगा 2v का स्क्वायर, पूरे का स्क्वायर होगा, तो ये हो जाएगा हाफ 2m मल्टीप्लाई बाई 4v। यानी कि ये देखिए 4 है, ये 2 है, यहाँ से 8 टाइम्स हो जाएगा। काइनेटिक एनर्जी 8 टाइम्स बढ़ जाएगी। ये कुछ इस तरीके से आएगा, 8 इंटू हाफ mv², ऐसे आएगा। तो ये हो जाएगा 8 टाइम्स। कह रहा है टू बॉडीज़ केप्ट एट अ सर्टेन डिस्टेंस। कह रहा है दो बॉडीज़ किसी एक निश्चित दूरी पर रखी गई हैं, सर्टेन डिस्टेंस, और उनके बीच में F फोर्स लग रहा है। अगर उनकी दूरी को डबल कर दिया जाए, मतलब कोई चीज़ यहाँ पर रखी हुई थी और एक यहाँ पर रखी हुई थी, पहले R था, अब हम कह रहे हैं हमने इनको इधर बढ़ा दिया और ये 2R हो गया अब डिस्टेंस, तो उनके बीच में फोर्स क्या होगा। तो सबसे पहले हम ग्रेविटेशनल फोर्स का फार्मूला लिखेंगे, G(m1 m2 अपॉन r²। यहाँ से देखिए फोर्स और डिस्टेंस का रिलेशन क्या निकल के आता है। फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन r²। मतलब अगर हम r को दोगुना करेंगे तो ये 4, अगर हम r को दोगुना करेंगे तो ये 1/4 हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। अगर हम r को आधा करेंगे तो फोर्स दुगना हो जाएगा, उल्टा चलेगा। अगर r को बढ़ाएंगे तो फोर्स घटेगा और r को घटाएंगे तो फोर्स बढ़ेगा। तो यहाँ पर हम दोगुना कर रहे हैं, तो ये जो है 2² होगा, इस वजह से ये 4 हो जाएगा। जैसे ये 4 होगा, ये 1/4 हो जाएगा। इसका भी आंसर सेकेंड आएगा। नेक्स्ट कह रहा है द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए बॉडी डज नॉट डिपेंड्स अपॉन। कह रहा मोमेंट ऑफ इनर्शिया किस पे डिपेंड नहीं करता। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपने रोटेशनल मोशन में पढ़ा होगा। सबसे पहली चीज़ दिया है एक्सिस ऑफ रोटेशन, इस पे तो डिपेंड करता है। एंगुलर वेलोसिटी इस पे नहीं करता है, मास पे करता है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास पे करता है। एंगुलर वेलोसिटी से मोमेंट ऑफ इनर्शिया का कोई मतलब नहीं होता है। एक्सिस ऑफ रोटेशन मतलब कहाँ से आप रोटेट कर रहे हैं बॉडी को, उस पर डिपेंड करता है, और उसके मास पर कि मास डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है उस पर डिपेंड करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सेकेंड वाला, यानी कि इस पर नहीं डिपेंड करता है। हमसे पूछा था कि इस पर नहीं डिपेंड करता है, तो ये हो जाएगा दूसरा वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है टू ओपन अ डोर इजिली। कह रहा है एक दरवाज़ा खोलने के लिए आसानी से हैंडल शुड बी फिक्स्ड। हैंडल कहाँ पर लगा होना चाहिए। तो आप अपने घर पे ही देख लीजिए हैंडल किधर लगा होता है। जो उनके हिंजेज होते हैं, मतलब जहाँ से दरवाज़ा जुड़ा होता है, हम उसके अपोजिट में, एकदम अपोजिट में और मिड पॉइंट से दूर लगाते हैं, मतलब उसके एकदम अपोजिट में दूसरी तरफ आके लगाते हैं। ये वाला होगा अवे फ्रॉम मिड पॉइंट अपोजिट टू हिंज। नियर द हिंजेज ये तो खुलेगा ही नहीं, ऐसे लगा देंगे तो। मिडिल में लगाएंगे तो अच्छे से नहीं खुलेगा, मतलब आसानी से नहीं खुलेगा। इसलिए हमको जिधर हिंज में लगा होता है, मतलब जहाँ दरवाज़ा दीवार से जुड़ा होता है, उसके अपोजिट में एकदम किनारे की तरफ लगाना पड़ता है हैंडल उसका। नेक्स्ट कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है अ पार्टिकल इज मूविंग इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। कह रहा है कोई पार्टिकल है जो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है विद कांस्टेंट स्पीड v एलॉन्ग अ सर्कल ऑफ रेडियस r। कह रहा है रेडियस का सर्कल दिया हुआ है r है, वेलोसिटी v दिया हुआ है। हमसे पूछा हुआ है कि एक्सेलरेशन क्या होगा। तो देखिए सीधी सी बात है,
जैसे ही सर्कुलर मोशन और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की बात करें तो एक्सेलरेशन का फार्मूला ही डायरेक्ट आपको याद रखना है, v² होता है, v² होता है, या फिर r ओमेगा। ये दो एक्सेलरेशन के फार्मूले हैं, r ओमेगा और v²/r, ये दो फार्मूले हैं एक्सेलरेशन निकालने के। तो इसमें हम खोज लेते हैं 0 v/r, v²/r, v/r²। थर्ड ऑप्शन सही है। नेक्स्ट देखते हैं हम, द मोशन ऑफ द व्हील ऑफ बुलक कार्ट। कह रहा है कि एक बुलक कार्ट है, या जिसे आप बैलगाड़ी कहते हैं, उसका जो पहिया है वो घूम रहा है। तो जब वो मूव कर रहा है ऑन द रोड पे बैलगाड़ी चल रही है, तो कैसा मोशन कर रहा है वो हमें बताना है। पहला कह रहा ऑसिलेटरी एंड रोटेटरी मोशन, दूसरा कह रहा ऑसिलेटरी एंड ट्रांसलेटरी मोशन, तीसरा कह रहा ट्रांसलेटरी एंड रोटेटरी, और चौथा कह रहा ट्रांसलेटरी मोशन ओनली। ट्रांसलेटरी मोशन का मतलब है कि एक जगह से दूसरी जगह जाने वाला मोशन। तो ये हो रहा है, जहाँ जहाँ ट्रांसलेटरी दिया हो सही हो सकता है, लेकिन ये ऑसिलेटरी मोशन नहीं हो रहा। ऑसिलेशन जो होता है वो दूसरी चीज़ है। जो पहिया घूम रहा है वो सर्कुलर मोशन कहा जाता है या रोटेशनल मोशन कहा जाता है। ऑसिलेशन वाला मोशन पूरी तरीके से अलग होता है, ये वेव्स का होता है। तो हम ट्रांसलेशन कर रहा है मतलब गाड़ी आगे भी बढ़ रही है और पहिया खुद पे अपनी जगह पे भी घूम रहा है। तो ट्रांसलेटरी एंड रोटेटरी बोथ मोशन हो रहा है। इसका आंसर 3 होगा। नेक्स्ट कह रहा है क्वेश्चन, डिस्टेंस ऑफ स्टार्स आर मेजर्ड इन। कह रहा है कि स्टार्स की डिस्टेंस किस में नापी जाती है, यूनिट बताना है। गैलेक्टिक यूनिट, स्टेलर माइल, कॉस्मिक किलोमीटर, लाइट ईयर। तो आप सभी ने पढ़ रखा है कि हमें कोई भी दूरी अगर नापना होता है स्पेस में तो हम लाइट ईयर का यूज करते हैं। इसका फोर्थ वाला करेक्ट है। नेक्स्ट हम देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए स्केलर क्वांटिटी। इसमें से कौन सा स्केलर है। तो वेलोसिटी आपने पढ़ रखा है, वेलोसिटी स्केलर नहीं होती है, स्पीड स्केलर होती है, वेलोसिटी वेक्टर होता है। फोर्स भी स्केलर नहीं होता है। एंगुलर मोमेंटम ये भी स्केलर नहीं होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल वैसे तो बचा ही यही है, लेकिन पोटेंशियल मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि ये स्केलर होता है। तो इसका आंसर 4 हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन डायमेंशनल क्वांटिटी। कह रहा है इसमें से ऐसी कौन सी क्वांटिटी है जिसका डायमेंशन नहीं है, जिसका डायमेंशन नहीं है। तो डायमेंशन लेस हमें खोजना है। गैस कांस्टेंट इसका डायमेंशन होता है। स्ट्रेन, ये देखिए स्ट्रेन जो होता है ये रेशियो है। हम स्ट्रेन क्या करते हैं, रेशियो से निकालते हैं। इस वजह से ये इसका फार्मूला ही रेशियो का है, इस वजह से इसकी कोई यूनिट नहीं होती। जब यूनिट नहीं होती तो इसका डायमेंशन भी नहीं होता है। तो हमारा आंसर सेकंड वाला है। आगे वाला देख लेते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, इसका तो होता है। प्लांक्स कांस्टेंट इसका भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, विच कंजर्वेशन प्रिंसिपल इज अप्लीकेबल इन द केस ऑफ द मोशन ऑफ ए रॉकेट। कह रहा है कि जब रॉकेट मोशन करता है तो किसका कंजर्वेशन का प्रिंसिपल लगता है। ये क्वेश्चन मैंने पहले भी करा रखा है, मुझे जहाँ तक याद है। इसमें कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज हैव द सेम डायमेंशंस। कह रहा है कि इसमें किसका डायमेंशन सेम है। मैंने आपसे पहले भी कहा था कि ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं कि डायमेंशन आप बताइए इसमें से किसके सेम है, या निकालने के लिए दे सकता है, यूनिट कैलकुलेट करने के लिए दे सकता है। तो देखिए इसमें दिया हुआ है फोर्स एंड पावर, पावर, वर्क एनर्जी और मोमेंटम एंड पावर। तो जैसे ही फोर्स दिया, फोर्स, एनर्जी और पावर, पावर को हम टाइम से डिवाइड करते हैं। ये फोर्स और पावर इसलिए बराबर हो ही नहीं सकते क्योंकि पावर हमेशा टाइम से डिवाइड करके निकाला जाता है। वर्क एंड पावर, वर्क एंड पावर तो हो ही नहीं सकता। वर्क पावर कैसे हो सकता है, वो पावर इज इक्वल टू होता है वर्क अपॉन टाइम। तो फिर इसकी यूनिट कैसे सेम हो सकती है। सिंपल सा कंसेप्ट लगा के आप इन दोनों ऑप्शंस को देखिए गलत कर सकते हैं। तीसरा आता है वर्क एंड एनर्जी। मैंने आपको बता रखा है वर्क, हीट और एनर्जी ये तीनों चीज़ें एक ही होती हैं। इनकी यूनिट भी एक हो सकती है, इनका डायमेंशन भी एक हो सकता है। तो हमारा थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। मोमेंटम और पावर का तो हो ही नहीं सकता
मोमेंटम आप जानते हैं कैसे निकलता है, मोमेंटम mv होता है और पावर वर्क अपॉन टाइम होता है, ये कभी नहीं बराबर हो सकती। तो इसका ऑप्शन 3 हो गया। नेक्स्ट हम देखते हैं, एज वी गो फ्रॉम द इक्वेटर टू नॉर्थ पोल, कह रहा है एज वी गो फ्रॉम इक्वेटर टू नॉर्थ पोल, कह रहा है हम इक्वेटर से नॉर्थ पोल की तरफ जा रहे हैं। वैल्यू ऑफ जी मैंने आपको पहले भी बता रखा है कि जी की वैल्यू ग्रेविटेशनल फोर्स इंटेंसिटी या ग्रेविटी की वैल्यू हम पोल की तरफ जाते हैं तो बढ़ता है, इक्वेटर की तरफ आते हैं तो घटता है। हमसे कह रहा है कि हम नॉर्थ पोल की तरफ जा रहे हैं, तो जैसे ही नॉर्थ पोल की तरफ हम जाने लगेंगे ग्रेविटी बढ़ने लगेगी, तो ये बढ़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इन द अर्थ द वेट ऑफ ए बॉडी इज मैक्सिमम एट, हमसे कह रहा है कि वेट ऑफ बॉडी मैक्सिमम कहाँ होगा, तो वेट का फार्मूला होता है W=mg, यानी कि जहाँ जी ज़्यादा होगा, m तो चेंज हो नहीं सकता है, ये मास है जहाँ पर जी ज़्यादा होगा वहीं पर वेट मैक्सिमम होगा। तो कह रहा है नॉर्थ पोल, हाँ यहाँ होगा, साउथ पोल, इक्वेटर, सरफेस, इक्वेटर और सरफेस तो पूरी तरीके से गलत हैं। हम आ जाते हैं नॉर्थ पोल और साउथ पोल पे। यहाँ पर ऑप्शन में शायद गलती हुई है, ये नॉर्थ पोल और साउथ पोल पे हम कंपैरिजन इस तरीके से नहीं कर सकते हैं, इसको देना चाहिए था कोई एक पोल। तो आप अगर ऐसा ऑप्शन आता है तो आप नॉर्थ पोल लगा के आइएगा, लेकिन अगर वैसे क्वेश्चन लेकिन ऐसा क्वेश्चन आने की संभावना बहुत कम है, वहाँ पर आपको सीधा पोल, इक्वेटर, सरफेस दिया रहेगा। नेक्स्ट हम देखते हैं द टेम्परेचर विच हैज़ द सेम रीडिंग ऑन बोथ फ़ारेनहाइट एंड सेल्सियस स्केल, कह रहा है कि फ़ारेनहाइट और सेल्सियस पे सेम रीडिंग कौन सा टेम्परेचर देता है। तो ये आपको वैसे याद रखना है, कैलकुलेट भी आप कर सकते हैं, जो मैंने आपको टेम्परेचर कन्वर्जन का फार्मूला बताया है आप वहाँ से निकाल सकते हैं इसको, लेकिन अगर आप याद रखेंगे तो आपका क्वेश्चन जल्दी हो जाएगा। इसका होता है -40 डिग्री पर सेल्सियस भी 40 बताता है और फ़ारेनहाइट भी 40 बताता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं फाइंड द पोटेंशियल एनर्जी गेन्ड बाय ए मास 25 kg इट इज़ रेज्ड बाय 5 मीटर, कह रहा है किसी बॉडी को हमने 5 मीटर उठा दिया, यानी कि h दिया हुआ है 5 मीटर और m दिया हुआ है हमें 25, g की वैल्यू हमें कह रहा है कि आप 10 यूज कर सकते हैं। तो पोटेंशियल एनर्जी जो होता है मैंने आपको बताया है mgh होता है, mgh होता है। तो mgh से हम इसको कैलकुलेट कर लेंगे, 25 मल्टीप्लाई बाई 10 मल्टीप्लाई बाई 5, तो ये हो जाएगा 1250 इसका आंसर हो जाएगा 1250। नेक्स्ट हम देखते हैं, कह रहा व्हाट इज़ हीट जनरेटेड, ये नीट नहीं हीट है, व्हाट इज़ द हीट जनरेटेड इन जूल इन अ हीटिंग एलिमेंट ऑफ रेजिस्टेंस R, ऐसे क्वेश्चन मैंने आपको करा रखे हैं। R = दिया हुआ है 1000 एंड व्हेन अ करंट ऑफ 0.1 एम्पियर, करंट की वैल्यू दिया हुआ है I = 0.1 एम्पियर, और कह रहा है कि टाइम की वैल्यू दिया हुआ है हमें 25 सेकेंड। यहाँ से हम हीट निकालने का फार्मूला यूज करेंगे। हीट मैंने अभी आपको बताया था और पहले भी बताया है, वर्क होता है और वही एनर्जी भी होती है। तो हम हीट यानी वर्क का फार्मूला लिखेंगे। वर्क का फार्मूला मैंने 3 आपको बताया है, उसमें से हम ऐसा यूज करेंगे जिसमें ये तीनों हों। तो हम यूज करेंगे I² RT। देखिए I भी हमें दिया हुआ है, R भी हमें दिया हुआ है और T भी दिया हुआ है। तो हम इसमें सारी वैल्यूज़ रख देंगे। 1000 मल्टीप्लाई बाई 0.1 और ये 25 से अभी और भी मल्टीप्लाई होगा, ये आएगा टोटल 25,000 डायरेक्ट। आप देख सकते हैं ये 25,000 आएगा, लेकिन 2 जगह पे पॉइंट लगेगा, इसकी वैल्यू हो जाएगी 250, 250 हो जाएगी। जूल 250 जूल। नेक्स्ट हम देखते हैं साउंड ऑफ फ्रीक्वेंसीज बिलो 20 हर्ट्ज आर कॉल्ड,
कह रहा है कि 20 हर्ट्ज से नीचे की साउंड को क्या कहते हैं। मैंने आपको बता रखा है 20 से 20,000 तक जो आता है इसे हम लोग सुन सकते हैं, और इस 20 के नीचे वाले को नहीं सुन सकते और 20K के ऊपर वाले को हम नहीं सुन सकते। 20 के नीचे जैसे ही हम जाते हैं हम उसको इंफ्रासोनिक साउंड कहते हैं। अल्ट्रासोनिक, इंफ्रासोनिक, रिफ्लेक्टेड, यहाँ पर दो जगह इंफ्रासोनिक दिया हुआ है, एक ऑप्शन आप हटा दीजिए। इंफ्रासोनिक साउंड हो जाएगा। 20 से नीचे आप जैसे ही जाएंगे ये इंफ्रासोनिक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है अ थर्मामीटर इज़ यूज टू मीजर। कह रहा थर्मामीटर क्या नापने के लिए यूज किया जाता है। ऑप्शन में दिया हुआ है हीट, थर्मल इंडक्टेंस, फायर एंड टेम्परेचर। तो हीट जो है एनर्जी है, इसको थर्मामीटर नहीं नाप सकता है। यहाँ पर आप कंफ्यूज हो सकते हैं, लेकिन हीट को नहीं नाप सकता है। दूसरा है थर्मल इंडक्टेंस, इसको भी नहीं नाप सकता है। फायर को नापने के लिए नहीं होता है। टेम्परेचर, ये टेम्परेचर नापने के लिए होता है। कोई भी चीज़ हीट है, हीटिंग एनर्जी दे रहा है, उसके टेम्परेचर को नापता है और बताता है कि कितनी डिग्री सेल्सियस इसका टेम्परेचर है। तो आपको ये ध्यान रखना, अगर हीट दिया है तो आप हीट लगा के ना आइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द हीट रिलीज्ड बाय हीटिंग फिलामेंट रेटेड 20 वाट। मतलब पावर हमें दे रखा है, पावर इज इक्वल टू 20 वाट। व्हेन इट इज़ केप्ट ऑन फॉर 2 सेकेंड्स, टाइम दे रखा है 2 सेकेंड। हमसे कह रहा है हीट निकालने के लिए, यानी वर्क निकालने के लिए कह रहा है। तो वर्क कैसे निकलेगा, पावर का फार्मूला ही होता है वर्क अपॉन टाइम। यहाँ से वर्क निकाल लेंगे, पावर इंटू टाइम कर देंगे हम। पावर 20 दिया हुआ है और ये 2 दिया हुआ है, तो 40 आ जाएगा। एनर्जी हमारी 40 जूल आ जाएगी, या वर्क डन हीट 40 जूल आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज़ द हीट जनरेटेड इन जूल। कह रहा हीट कितनी निकलेगी जूल में बताना है। इन हीटिंग एलिमेंट रेजिस्टेंस दिया हुआ, फिर से हमें आर दिया हुआ है 900, आई दिया हुआ है 0.3 एंड टाइम दिया हुआ है 10 सेकेंड। अभी सेम क्वेश्चन ऊपर मैंने कराया था, आप इसे सॉल्व करके कमेंट करके आंसर बता दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द पोटेंशियल एनर्जी गेन्ड बाय ए बॉडी ऑफ मास 50 kg। कह रहा है मास 50 kg है और इसे 10 मीटर ऊपर उठा दिया हमने, यानी कि H इज इक्वल टू 10 दिया हुआ है। मैंने अभी आपको कैलकुलेट कराया था mgh से, तो 50 मल्टीप्लाई बाई 10 मल्टीप्लाई बाई 10, ये हो जाएगा 5000। हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, इस क्वेश्चन में जो ऑप्शंस दिए गए हैं उसमें यूनिट गलत लिखी हुई है। हीट की यूनिट यहाँ पर हर्ट्ज लिखा गया है, ये गलत है, यहाँ पर जूल होगा। सारे ऑप्शन में जूल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं व्हाट इज़ द हीट जनरेटेड इन जूल। कह रहा है कि कितनी हीट निकलेगी जूल में अगर किसी का रेजिस्टेंस 800 है, करंट 0.2 है और टाइम 40 सेकेंड्स है। फिर से वही सेम क्वेश्चन हमें दे दिया है, I² RT का यूज करके हम इसे निकाल लेंगे, या फिर मैं निकाल के आपको बता दे रहा हूँ। R हमें दिया हुआ है 800, 0.2 मल्टीप्लाई बाई 0.2, 840, यही हमें कैलकुलेट करना है। तो हम जैसे इसे कैलकुलेट करेंगे 0.04 हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाई 32 और यहाँ पर 3 जीरो लग जाएगा। अब हम इसे और मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये आ जाएगा 1,28,000। ये आंसर आएगा कैसे, यहाँ पर अभी भी 2 पॉइंट लगाना हमें बचा हुआ है, यानी कि 1280 आएगा। 1280 कहीं दिया है, सेकंड ऑप्शन में दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं विंड टर्बाइंस कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी टू। कह रहा है कि विंड टर्बाइन मैकेनिकल एनर्जी किस में चेंज होती है। मैकेनिकल एनर्जी मैं आपको बता दे रहा हूँ, ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज होती है। इसमें कई तरीके के क्वेश्चन बनते हैं। एक आता है कि विंड एनर्जी
किस एनर्जी में चेंज होती है? विंड एनर्जी। तो विंड एनर्जी अगर दे दे तो विंड एनर्जी चेंज होती है काइनेटिक एनर्जी में। लेकिन अगर यहाँ पर मैकेनिकल एनर्जी दिया होगा, मैकेनिकल एनर्जी, तब हम लोग क्या लगाएंगे? तब हम लोग लगाएंगे कि मैकेनिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज होती है। तो इस वीडियो में इतने ही क्वेश्चन थे। आज आखिरी दिन भी था क्वेश्चन प्रैक्टिस कराने का। कल आपका पेपर है। पेपर देने से पहले आप जो क्वेश्चन मैंने कराए हैं उनको अगर आपने कॉपी में सॉल्व किया होगा तो एक बार आप उसको रिपीट करके देख लीजिएगा, ताकि सारे फार्मूले आपके दिमाग में आ जाएं, जो मैंने यूनिट्स वगैरह लिखाई हैं वो आ जाएं। पेपर अच्छे से दे के आइएगा। बेस्ट ऑफ लक सभी लोगों को। और कल क्वेश्चन ज़रूर बता दीजिएगा मुझे कि कैसे क्वेश्चन आए थे और कौन कौन से क्वेश्चन आए थे।